हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास जो है वो माना जाता है? आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मिनट में पेन ले लूँ। ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो वैसे तो प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है, लेकिन संकेतों को लिपि कहते हैं। ये भी मतलब जो लिखित संकेत होते हैं उनको लिपि कहते हैं। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे ही नागरी या देवनागरी लिपि कहा जाता है। आपको पता है अंग्रेजी जो है रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में तथा आपकी हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, भारत में दो प्राचीन लिपियां थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। इनमें से आपकी जो ब्राह्मी लिपि से ही आपकी देवनागरी लिपि का विकास जो है वो माना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगर ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपकी ये तीन लिपियाँ दी गई हैं, आपकी खरोष्ठी लिपि है, ठीक है, आपकी खरोष्ठी लिपि है, आपकी सिंधु लिपि है, ठीक है, और आपकी ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ये तीनों ही लिपियाँ जो हैं ये सबसे प्राचीन जो हैं वो मानी जाती हैं। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो गया है ना, ये सबसे प्राचीन जो है ये मानी जाती हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए जो कूट हैं उनका प्रयोग सही कीजिए। ठीक है, आपके पास यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पे एक साइड आपके पास संकल्प, सूरज, काका, मोटर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे बताना है संकल्प जो है ये किस भाषा का शब्द है। सूरज, काका और मोटर जो है ये किस भाषा का शब्द है। तो आपका जो संकल्प है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द आपको पता होगा, तत्सम यानी कि संस्कृत के समान शब्द। ऐसे शब्द जो संस्कृत से आते हैं और हिंदी में उनका जब प्रयोग किया जाता है तो बिल्कुल हूबहू उनका प्रयोग वैसे ही कर लिया जाता है। जैसे संकल्प है तो हिंदी में इसको संकल्प ही लिखेंगे, है ना। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास एक शब्द आता है चंचू, चंचू का जो तत्सम रूप है, तद्भव जो रूप है उसका वो चोंच है, पर तत्सम रूप जो है वो चंचू है। तो अगर हिंदी में उसका प्रयोग बदल के प्रयोग करेंगे तो वो तद्भव बन जाएगा, तो चोंच बन जाएगा। इसी तरह से ठीक है, आपका जो सूरज आता है, सूरज जो है ये आपका तद्भव शब्द है। ऐसे शब्द जो आते संस्कृत से हैं पर हिंदी में उनका जो है वो रूप बदल कर प्रयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, काका की बात करें तो काका जो है आपका देसी शब्द है। ऐसे शब्द जो देश में अपनी ज़रूरतों के अनुसार ही जो है वो पैदा होते हैं और उनका प्रचलन जो है वो खूब बढ़ चढ़ कर जो है वो किया जाता है, उसको आप क्या कहते हो? देशी शब्द कहते हो। विदेशी शब्द, आपका मोटर जो है विदेशी शब्द है। ऐसे शब्द जो विदेश से आते हैं पर हिंदी में भी उनका प्रयोग जो है वो खूब किया जाता है। ठीक है ना। जैसे मोटर गाड़ी हो गई आपकी, ठीक है, मोटर हो गई आपकी, अलमारी होगी आपकी। ठीक है, इस तरह के जो शब्द आते हैं ना आपके, ये सारे आपके विदेशी शब्द जो हैं वो आते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 है हमारे पास, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो आपको पता है कि आंगन के पार द्वार जो है ये महादेवी वर्मा की नहीं बल्कि आगे की ये रचना है। ठीक है, जो कि आपकी 1961 में लिखी गई थी और 1964 में इसको जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो था वो भी दिया गया था आपके। ठीक है, आंगन के पार द्वार पर। यामा है, दीपशिखा है, नीरजा है, ये महादेवी वर्मा की हैं। जो आपके सच्चिदानंद हीरानंद वासायन अगे हैं, ठीक है, इनका जन्म 1911 में हुआ था। भगनदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, है ना। अरियो करुणामयी प्रभा, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, सुनहरा शाल, कितनी नावों में कितनी बार, पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1978 में। ठीक है, 1967 में लिखी थी, है ना। इस तरह से इनकी और बहुत सी रचनाएं आती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें महादेवी वर्मा की तो आपको पता है कि इनका जो रचना काल है वो 1924 से 1942 तक रहा है। छायावाद युग में जो है ये 4 स्तंभों में जो गिनी जाती हैं। ठीक है, आपको पता है जयशंकर प्रसाद है, निराला है, महादेवी वर्मा है और आपके सुमित्रानंदन पंत जो छायावाद के मेन 4 स्तंभ माने जाते हैं। निहार इनका जो आता है ये इनकी अन्य रचनाएं हैं निहार, रशिम, नीरजा, सांध्या गीत। ठीक है, यामा, यामा 1940 में, ठीक है, जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद रशिम, नीरजा, सांध्या गीत, ये सभी इनके गीतों का ही संग्रह माना जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही कॉमन है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हरिऔध। ठीक है,
इनके काव्य ग्रंथों में प्रिय प्रवास 1914 में, ठीक है, लिखा गया था ये। इसके अलावा इनका चुभते चौप दे चोखे चौप दे 1932 में, बोल चाल आता है, रस कलश आता है, वैदेही वनवास 1940 में आता है, ठीक है। ये सब जो है इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, थोड़ी सी बात हम प्रिय प्रवास पर और कर लेते हैं, ठीक है। प्रिय प्रवास जो है इसकी 1 मिनट पेन ले लो। प्रिय प्रवास इंपॉर्टेंट है इनका क्योंकि ये खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण को जो है सामान्य नायक और नायिका के स्तर पर भी बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हरिऔध ने अपनी जो मौलिकता का परिचय दिया है, ठीक है ना, वो भी इसी उपन्यास में उपन्यास ने आपके इसी काव्य में जो है वो दिया है। और महाकाव्यात्मक की दृष्टि से ये एक सफल ग्रंथ जो है माना जाता है, ठीक है, प्रिय प्रवास जो है आपका हरिऔध का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है। तो आपको पता है आपके आगे जो हैं ये आपके व्यंग्यकार नहीं बल्कि प्रयोगवादी कवि जो हैं ये माने जाते हैं, ठीक है। तार सप्तक का इन्होंने जो था आरंभ किया था, है ना। रविंद्रनाथ त्यागी हो गए, लतीफ़ घोंगी हो गए और हरिशंकर परसाई हो गए, ये सारे ही आपके क्या हैं, ये आपके व्यंग्यकार जो हैं वो माने जाते हैं जी। तो आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 है, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रेखाएं बोल उठी, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें माटी की मूर्तें, ये रामवृक्ष बेनीपुरी का आता है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का संस्मरण है। दीप जले शंख, पूरा क्या है ये, दीप जले शंख बजे, ये आपका कन्हैया लाल का है, ठीक है। तो ये इनके इंपॉर्टेंट है। देवेंद्र सत्यार्थी की, 1 मिनट पेन बंद कर दूं। देवेंद्र सत्यार्थी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनके जो और भी आते हैं, जैसे इनका एक इम्पॉर्टेंट आता है दादा दादी के चित्र, ठीक है, और चिर नूतन चित्र, ठीक है। अच्छे भले आदमी की बात रेखा चित्र में जहाँ तक बोला निरूपण बनती है, वहीं रेखाएं बोल उठी, सौंदर्य बोध, आज मेरा जन्मदिन है आदि इनके भावात्मक जो हैं वो संस्मरण माने गए हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छे संस्मरणकर्ता भी रहे हैं देवेंद्र सत्यार्थी, ठीक है। आगे देखते हैं, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 28 के सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, ठीक है। ये किसका है, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सी कृति जीवन विधा से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, बसेरे से दूर। ये आपके जो है ये आपकी हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, ठीक है। ये 4 भागों में है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर और 10 द्वार के सोपान तक, ठीक है। अगर बात यहाँ पर करें 84 वैष्णव की वार्ता की, तो ये जो है ये गोकुल नाथ की है। भक्तमाल की बात करें तो ये नाभा दास की है। मालवीय जी के साथ 30 दिन की बात करें तो ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है। अलका, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, ये तो आपका उपन्यास जो है ये तो आपका निराला का आता है, ठीक है। तो ये तो आपका आता नहीं है इसका, है ना, ये किसका है, निराला का है। चलिए आगे देखते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, ठीक है। तो ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही और दिव्या, ये यशपाल का है, ठीक है। और सोमनाथ धर्मपुत्र आपका वयम रक्षाम आत्मदाह, है ना, अगर इसकी बात करें तो ये आपके चतुर्सेन शास्त्री का है, ठीक है। तो ये जो थे ये इनके उपन्यास थे और आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 31 की तरफ, द्विगु समास का उदाहरण है। तो आपको बताना है द्विगु, द्विगु यानी कि 2, 2 यानी कि संख्या, ठीक है। तो द्विगु समास आपका कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपका 31 का ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें प्रथम जो पद है वो संख्यावाचक है, ठीक है, और अंतिम जो पद है उसमें संज्ञा है। तो आप सिंपल भी अगर चाहे तो याद रख सकते हैं कि जो तो आपका द्विगु समास जो होता है वो संख्या से रिलेटेड होता है, ठीक है। आपका राजा और रानी जो है ये द्वंद्व समास है क्योंकि इसमें विलोम है। जो आपका द्वंद्व समास आता है वो मैक्सिमम विलोम आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें पीताम्बर की, है ना, पीताम्बर यानी कि श्री कृष्ण की बात की गई है, यानी कि बहुव्रीहि समास की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है।
है ना। और उसके बाद भूदेव की बात करें तो ये तत्पुरुष है ना, भूदेव यानी कि भू का देवता, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके जो कारक होते हैं उनका लोप होता है, ठीक है। तो ये आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो ये है आपके समास की पहचान, बहुत ईजी है और बहुत अच्छे तरह से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी इसको पहले बताया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य जो है वो आपको बताना है 32 में, ठीक है। पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है। तो यहीं पर ये हमारा जो क्वेश्चन है वो निकल जाता है, घट गया नहीं बल्कि कच्चे तेल की कीमत जो है वो घट गई है, ठीक है। ये है मेरे सपनों का घर है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निष्फल ना होने वाला कहलाता है, ठीक है। तो निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता है, निश्चित, सही, सटीक, अमोघ। तो अमोघ कहलाता है। आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य क्या है, तो आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है कि अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, मतलब 9 दिन चला, ठीक है, अढ़ाई कोस से पहुंचा, मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम किया, परिणाम बिल्कुल थोड़ा सा। आगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। भभूति की रचना कौन सी है, तो भभूति की रचना आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर रामचरित जो है इनकी रचना है, ये इनका नाटक है। इन्होंने केवल 3 ही नाटक भभूति ने लिखे हैं, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित जो है, इन्होंने ये 3 ही नाटक जो है वो आज तक लिखे हुए हैं और तीनों के तीनों जो है इनके इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 36 जो क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, कि हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा, ठीक है। तो ये वयम महत राष्ट्रस्य नागरिका स, तो ये तो बिल्कुल सामने ही दिख रहा है, ठीक है। 37 की तरफ चलते हैं। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है, तो आपको पता है प्रेम वाटिका जो है ये आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रस खान की रचना है, ठीक है। रस खान ने 2 ही कृतियां लिखी हैं, प्रेम वाटिका और दान लीला। वर्तमान समय में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित संकलन इनका आता है ना, वो सुजान के नाम से आता है। रस खान इनका इम्पॉर्टेंट है, इसमें 181 सवैये हैं, 17 कवित्व, 12 दोहे और 4 सोरठे जो है इसमें संकलित हैं, ठीक है। अष्टयाम जो एक रचना है, ठीक है, वो भी रस खान की एक कृति आती है जिसमें कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन का वर्णन जो है वो किया गया है। प्रेम वाटिका की बात करें तो इसमें जो है राधा और कृष्ण को माली और मालिन के रूप में बताया गया है, ठीक है। और इस रचना में 53 दोहे हैं, ठीक है, आपकी जो इनकी आती है प्रेम वाटिका, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रेम वाटिका, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि इसमें राधा और कृष्ण को माली के रूप में मानकर उनके जो प्रेम का वर्णन जो है वो किया गया है और इसमें त्रिउंजा जो है वो दोहे माने जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है, आपको ये बताना है। आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अमीय जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। अमीय जो होता है ना, ये अमृत का पर्यायवाची होता है, जैसे अरविंद, शतदल, सरसिज, पंकज, जलज, है ना, अभोज, अंबुज, ठीक है, पंकरु, ये सारे ही आपके कमल के पर्यायवाची होते हैं। जबकि आपका ये अमीय जो है ना, ठीक है, अमीय जो होता है आपका ये अमृत का पर्यायवाची है। पीयूष, सुधा, अमी, सुरभोग, सोम, है ना, अमृत, ये सारे ही इसी के ही आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ज्ञानाशी शाखा के प्रमुख कवि कौन से माने जाते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आपका ऑप्शन बी जो ही बिल्कुल सही हो जाएगा। कबीर दास माने जाते हैं। आपको पता है कि भक्ति साहित्य की 2 धाराएं चली थी, निर्गुण और सगुण। इन दोनों धाराओं की 2-2 उपधाराएं हुई थी। निर्गुण काव्य की इन उपधाराओं को ज्ञानाशी शाखा और प्रेमाशी शाखा के नाम से जाना गया था। प्रेमाशी शाखा ही हिंदी का सूफी काव्य है। सगुण की 2 उपधाराएं चली थी, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। कबीर जो है आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाशी कहने का कारण यही होता है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा जो था वो अधिक बल जो था वो दिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 40 को भी देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी जो है ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसके अलावा इनका विशाख आता है, अजातशत्रु, कामना, जन्मजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, ये इन्हीं के नाटक हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे आपका कृष्ण अर्जुन वध दिया गया है जो कि माखनलाल चतुर्वेदी का है ना।
उसके बाद आपका रुक्मणी, ये रुक्मणी परिणय दिया गया है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, ठीक है। और प्रेम लोक जो है ये आपका राम नरेश त्रिपाठी का नाटक है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।